Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपडेट की शुरुआत करेंगे इंडियन एयरफोर्स से। हम सब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, उसे इशू किया है, जहां पर भारतीय वायुसेना को ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि 18 से 30 टन के जो कार्गो हैं या पेलोड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम हो। और इसके लिए जो 3 एयरक्राफ्ट हैं वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पहला है एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम, दूसरा है एयरबस का A400M और तीसरा है C130J सुपर हरक्यूलिस। अब अगर हम बात करें पहले C130J सुपर हरक्यूलिस की, तो भारतीय वायुसेना पहले से ही इनको ऑपरेट करती है और भारतीय वायुसेना अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करना चाहती है। C130J सुपर हरक्यूलिस की जो प्रोडक्शन लाइन है वो 2029 तक चलती रहेगी, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के पास अभी पर्याप्त जो ऑर्डर्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर अब भारतीय वायुसेना एडिशनल एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगी तो निस्संदेह इनकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी डिमांड करी जाएगी। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन लाइन की, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके चलते जो एयरक्राफ्ट का प्राइस है वो 15 से 20% तक बढ़ सकता है, अगर हम उस समय के प्राइस से कंपेयर करें जब इनको खरीदा गया था। दूसरा जो कैंडिडेट है वो है एयरबस का A400M एटलस, जो कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा हमने एक वीडियो में बताया था कि एयरबस का जो C295 भारत में बन रहा है उसको लेकर के एयरबस ने पहले भी भारत से कहा है कि अगर भारत A400M को सिलेक्ट करता है तो इसका निर्माण ठीक उसी फैसिलिटी में किया जा सकेगा जहां पर इस समय C295 का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि हमारे पास इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जो A400M है वो C130J सुपर हरक्यूलिस और C17 ग्लोब मास्टर के बीच का एयरक्राफ्ट है और ये 37 टन के जो कार्गो हैं उनको लेके उड़ सकता है। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और दूसरे जो मिशंस हैं उसमें ईजिली किया जा सकता है। A400M की बात करें तो इसको लेकर के एयरबस काफ़ी उत्साहित है भारत में ही बनाने की, और एयरबस का तो ये भी कहना है कि हमारी तो फैसिलिटी पहले से ही मौजूद है, अगर इंडियन एयरफोर्स इसको सेलेक्ट करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरा कैंडिडेट है C290 मिलेनियम। अब ये एम्ब्रेयर का एयरक्राफ्ट है। एम्ब्रेयर के जो नेत्र वैक्स हैं वो पहले से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, और एक और एयरक्राफ्ट है जो VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम C390 मिलेनियम की बात करें तो ये एक नए टाइप का एयरक्राफ्ट होगा, जिसका मतलब ये है कि हमें अगर इसको हम खरीदते हैं तो इसके लिए हमें पूरा नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉस्ट भले ही मिलेनियम की कम हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर हम ओवरऑल चीज़ देखेंगे तो ये लगभग बराबर ही पड़ेगा, इसलिए मिलेनियम के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। अगर हम इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 23 टन की है। तो यहाँ पर जो मेन दावेदार माना जा रहा है इस समय वो A400M माना जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा एक चाइनीज स्पाई बलून मार गिराया गया है, और ये काम किया है अमेरिका के माइटी F-22 रैप्टर ने, जिसने अपने AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल से इस चाइनीज सर्विलेंस बलून को मार गिराया, जो कि एडवांस कैमरास, सेंसर और रेडार से इक्विप था। लेकिन जिस समय ये घटना हुई तो इंडियन ट्विटर में एक और चीज़ बार बार देखने को मिल रही थी, जहां पर रैप्टर की फोटो के ऊपर ये लिखा जा रहा था कि वेलकम टू द बलून क्लब रैप्टर। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं, क्योंकि मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ जहां अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 रैप्टर ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के द्वारा कर दी गई, तो यहां पर सिमिलर जो इंसिडेंट था वो भारत में भी वर्ष 2016 में हुआ था, जब पाकिस्तान साइड से आए एक बलून को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के जोड़े के द्वारा मार गिराया गया था। और ये घटना हुई थी तकरीबन दिन के 10:30 पे, जहां पर रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि पाकिस्तानी साइड से एक बलून था वो उड़ते हुए भारत की तरफ आ रहा था, और ये वो समय था जब भारत में सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि रिसेंट कुछ अटैक्स हुए थे जिसके चलते सेनाएं हाई अलर्ट पे थी। जैसे ही ये खबर मिलती है बलून के आने की, भारतीय वायुसेना के जो 2 सुखोई एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भरते हैं पेयर में और इस बलून पे वो अटैक करते हैं। माना जाता है कि सुखोई 30 MKI ने अपनी 30 mm की जो ऑटोमेटिक कैनन है उससे तकरीबन 5 बर्स्ट राउंड फायर किए थे, जिससे ये जो बलून है वो मार के गिरा दिया गया था। इस बलून का जो डायामीटर था वो तकरीबन 5 मीटर का था, और माना जाता था कि ये जो बलून था वो ये मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बलून था। लेकिन अभी तक इसकी जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई कि किस प्रकार का बलून था, और जो डिब्रिश था इसका उसे इंडियन एयरफोर्स की गरुण कमांडो फोर्स और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा कलेक्ट किया गया था। जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे कि उन्होंने तेज आवाज़ सुनी और उसके बाद ये पता चला कि एक बलून भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के द्वारा मार गिराया गया। तो यही वो घटना है जिसका आधार मान के रैप्टर को शुभकामनाएं दी जा रही हैं।
हमारी अगली बड़ी अपडेट डसाल्ट एविएशन से है, जहां पर रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन इस समय भारत की मार्केट को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव वे में अप्रोच कर रही है। और डसाल्ट एविएशन के द्वारा ये कहा गया है कि एरो इंडिया 2023 में वो अपने राफेल एम और राफेल F3R स्टैंडर्ड के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राफेल एम के बारे में तो आपको पता ही है कि भारतीय नौसेना को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि इंडियन नेवी राफेल एम को ऑपरेट करने वाली है। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर होंगे तो आधिकारिक तौर पे ये जो एयरक्राफ्ट की डील है वो साइन करी जाएगी। भारतीय नौसेना अपने INS विक्रांत के लिए 26 की संख्या में इस प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तलाश कर रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA ने भी भारत के राफेल एम फाइटर जेट्स के लिए जो अपनी एक्सोसेट AM39 मिसाइल है उसका प्रस्ताव भी दिया है, जो कि एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल का जो एयरबॉर्न वेरिएंट है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि 26 राफेल एम अगर भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे तो ये मिसाइल भारत को ऑफर करी जाएगी। एक्सोसेट एक 670 किलोग्राम की लो एल्टीट्यूड सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ में आती है। माना जा रहा है कि इसे इंडिया के ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम के लिए भी ऑफर किया गया है और MBDA की जो बातचीत है वो भारतीय नौसेना से चल रही है। यानी आने वाले समय में जब TEDBF ऑपरेशनल होंगे तो उनमें ये जो मिसाइल है वो देखी जाएगी। वहीं MBDA ऑफिशियल्स ने यह भी कंफर्म किया कि इसके अलावा भारत का जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है उसके लिए MBDA की जो ASRAAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, जिसको हम ASRAAM CCM के नाम से जानते हैं, उसका जो इंटीग्रेशन है वो स्मूथली आगे बढ़ रहा है। और जब ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में होंगे तो ये ASRAAM मिसाइल के साथ में आएंगे। MBDA का ये भी कहना है कि भारत के जो और भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इनके लिए MBDA की जो मिसाइल बन के तैयार हैं, ये फ्यूचर की जो मिसाइल्स हैं वो भी भारत को ऑफर करी जाएंगी। यानी भारत अगर राफेल को सेलेक्ट करता है तो राफेल के साथ भारत को बहुत सारे जो एडवांस वेपन पैकेज हैं वो भी मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक से आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में हाल ही में एक जो संभावित इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और माना यह जा रहा है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलोर इंजन डिवीजन है इसे यही आगे चल के जो F414 INS-6 इंजन है इनका निर्माण यहाँ पे किया जाएगा अगर US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस पूरे के पूरे मामले को अप्रूवल मिल जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F414 INS-6 इंजन का निर्माण लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत करने वाली है, लेकिन इसके पहले जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और जो इंजीनियर्स हैं उन्हें इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा कि वो 100% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इंजन की उसको एब्जॉर्व कर सकें। और इसके अलावा जो सप्लाई चेन है इंजन के लिए वो भी बनाई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले निकट भविष्य में इंजन निर्माण में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ना करना पड़े। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड न सिर्फ इंजन का निर्माण करेगी बल्कि जो रिपेयर और ओवरहॉल कैपेबिलिटीज़ है इनको भी विकसित किया जाएगा इंजन्स की, ताकि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के जो इंजन्स हैं उनका रखरखाव भी किया जा सके। वहीं मान लीजिए कि अगर आने वाले समय में कोई मेजर रिपेयर से इंजन गुजरते हैं तो उसकी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग की भी जो जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधों पर ही होने वाली है और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पूरा साथ भी देगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बेंगलोर और कोरबा फैसिलिटीज़ में वहाँ पर स्टैब्लिश करेंगी, ताकि इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन लेवल में मेंटेनेंस हैं क्रू के या मेंटेनेंस जो क्रू है वो भी इससे भली भांति परिचित हो सकें और जो स्क्वाड्रन लेवल की मेंटेनेंस है उसको ईजिली वहाँ पर परफॉर्म किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि HAL यहाँ पर जो मेंटेनेंस क्रू हैं उनको भी पूरी तरीके से ट्रेनिंग प्रदान करेंगी, यानी पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।